नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सलीम राज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे चर्चा करने के पहले मैं कुछ जानकारियां जो हैं वो साझा करना चाहूँगी। डॉक्टर सलीम राज जो हैं वो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन होने के पहले बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं। वो अभिन्न पदों पर वो रह चुके हैं। एक लंबा अनुभव और एक्सपीरियंस उनका है। इसके बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक तरीके से बहुत ही वो सेंसिटिव टॉपिक है, तो पूरी तरीके से हम ख्याल रखेंगे इन बातों का कि इस पूरे इंटरव्यू में ऐसी किसी भी शब्द का या ऐसे कोई भी प्रश्न का, किसी भी ऐसे सवाल का हम उपयोग नहीं करेंगे जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म या समुदाय के व्यक्ति को आहत पहुंचाए। तो हम ये इंटरव्यू शुरू करते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि डॉक्टर सलीम राज जो हैं वो 2023 विधानसभा चुनाव के बाद आप पहले व्यक्ति थे जिन्हें कैबिनेट का दर्जा मिला। ये कैसे हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने सब भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव देव की सरकार बनी, सबसे पहले नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में की गई है। और जिसमें चूंकि अल्पसंख्यक का एक भी सरकार में नेतृत्व नहीं था, इसलिए कैबिनेट दर्जा देके राज्य सरकार ने एक अल्पसंख्यक को सहभागी बनाया। चूँकि सबका साथ, सबका विकास और सबकी तरक्की की बात करती है। चूँकि मुस्लिम समाज का कोई प्रतिनिधि जीत के नहीं आ पाया था और सरकार में कोई अंग नहीं था, इसको देखते हुए विष्णुदेव सरकार ने एक कैबिनेट का दर्जा देकर प्रतिनिधित्व दिया। आपने आते ही जो मस्जिद है और मुतवल्लियों के लिए कुछ आदेश निकाले, व्यवस्था में क्या सुधार करना चाह रहे हैं आप इन आदेशों से? क्योंकि पूर्व में मस्जिद को राजनीतिक अखाड़ा बना गया था, तो हम चाहते हैं कि धर्म का स्थान धर्म में होना चाहिए और कुरान और हदीस की बात होना चाहिए। क्योंकि मस्जिदों से राजनीतिक फतवा निकला जाता था जी। वहाँ मस्जिदों से सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाली तकरीर होती थी और सरकारों को अंग्रेजी में बात करना कि जालिम सरकार है, देश में मुसलमानों को बर्बाद करने का काम है। तो एक आदेश जारी किया कि मस्जिद को सिर्फ मस्जिद रखा जाए, राजनीतिक अखाड़ा न बना जाए। आपका एक आदेश भी था कि मुतवल्लियों के जो नमाज का समय है उसमें परिवर्तन किया जाए, जिसके लिए कुछ विरोध के स्वर जो हैं वो आपके लिए भी गूंजे। और फिर उसके बाद किस तरीके की चीज़ें हुई, कैसे ये सारा मामला शांत हुआ और अब क्या स्थिति है? चूँकि शुक्रवार की नमाज था, उसमें पवित्र होली का त्यौहार भी था, पवित्र रमज़ान वहाँ चल रहा था। उसको देखते हुए सामाजिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक भाईचारा रहे। क्योंकि मस्जिद नमाज का टाइम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कल था। क्योंकि होली का पर्व था, होली में लोग मस्ती की मूड में रहते हैं, कोई बच्चा कलर फेंक दे, जिससे हमारा देश दंगा मुक्त चाहते हैं, दंगा मुक्त रहना चाहिए। उसके कारण मस्जिद का हमने नमाज का समय बदला। समाज के कारण ये हुआ कि जो नमाजी हज जाता था नमाज पढ़ने, वो बिना डर से गया। क्योंकि घर से 12 बजे निकलता तो कोई ना कोई इसको डर रहता है कि कोई रंग फेंक देंगे। जब 2 बजे की नमाज का समय हुआ तो 2 बजे होली शांत हो जाती है, उस समय लोग निकल जाए तो हमारा होली का पर्व भी अच्छे से हो जाए, हमारा रमज़ान माह जो चल रहा है वो भी अच्छे से हो जाए और शुक्रवार की नमाज अच्छे से अदा हो जाए। उसको देखते हुए पूरा देश में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का नियम बताइए कैसा है, तो हमने बताया कि इस्लाम में लिखा है कि शुक्रवार की नमाज 12:30 से लेकर 4 बजे तक पढ़ सकते हैं। तो जब समय है और विवाद की स्थिति ख़त्म करना है तो उसका नमाज 2 बजे कर दिया जाए। उसके बाद राजस्थान सरकार ने स्वीकार करी, उत्तर प्रदेश सरकार ने और दिल्ली ने भी स्वीकार करी कि नमाज का टाइम बदलना चाहिए। बाकी दुर्भाग्य है कि एक बिहार की मेयर थी दरभंगा जी, कि बोले होली को रोक के नमाज का टाइम नहीं बदलना चाहिए। तो चलती ट्रेन को रोकना बहुत कठिन है, रुकी हुई ट्रेन को और रोक सकते हैं, वो बड़ी बात है। क्योंकि सुबह 6 और 7 बजे से होली का पर्व चालू हो जाता है और नमाज का टाइम है 2 बजे का, तो 2 बजे करने में कोई तकलीफ नहीं थी, स्वीकार किए। और चूँकि हम तो चाहते कि गंगा जमुना तहजीब बना रहे, वो तहजीब के लिए किया गया। आज हमारा देश शांत भी रहा और भाईचारे से त्यौहार भी मान गया।
तो क्या इस पूरे मामले को आपको समझाना पड़ा उन्हें वापस से कि वो खुद ब खुद समझ जो गए समाज थे? के हमारे धर्म के ठेकेदार हैं और समाज में जो राजनीति करना चाहते हैं और दंगे पर राजनीति करना चाहते हैं, उनके पेट में दर्द हुआ, उन लोग विरोध कर रहे हैं। तो देश में कानून है तो कानून का पालन करना पड़ेगा और कानून से चलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी घटना हाल ही में जो हुई है उसके बारे में मैं आपसे 2 शब्द पूछना चाहूँगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी निवासी भी एक परिवार थे। उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग हैं इसलिए ये सवाल नहीं कर रही हूँ, उसमें अन्य और प्रदेशों से लोग आए हुए थे पर्यटक के तौर पर जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए। एक घटना होती है कि जो आतंकवादी है वो वहाँ आते हैं, उनसे उनका धर्म पूछा जाता है, उनका नाम पूछा जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब हमारा एक देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सिर्फ आपका धर्म है घर तक, जब बाहर निकलते हो तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई है। वक्फ बिल पूरे संशोधन पर आपकी पूरी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से इसको समझाएंगे आप? देखिए, वक्फ बिल 1927 से देश में लागू हो चुका था। वक्फ के बारे में एक है कि हिंदू मुसलमान की बात, वक्फ माने दान होता है और दान भी 3 तरह का होता है। एक वक्फ होता है, एक वक्फ अल औलाद होता है और एक वक्फ मस्जिद होता है। तो जो देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी बोल दिए है कि मंदिर, मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, इमाम बाड़ा और खानका को इससे दूर रखा गया है। बात रही कि आपकी प्रबंधन कमेटी में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, ये भी प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी बोल चुके हैं। एक वक्फ बोर्ड है वो धार्मिक बोर्ड नहीं है, वक्फ एक प्रॉपर्टी का बोर्ड है। तो प्रॉपर्टी की कैसी भलाई होए, कैसी देख रेख होए, कैसी उसकी उन्नति होए और कैसा समाज के उत्थान में उसका उपयोग है। आज करोड़ों की ज़मीन है और मुसलमानों की हालत आज क्या है, इसके जिम्मेदार कौन है? आज इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक होने के बाद भी मुसलमान गरीब है। समाज के जो भी ठेकेदार बने हैं उन्होंने वह प्रॉपर्टी में कब्जा किया है और उन्हीं लोग विरोध कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गरीब आदमी गरीब नहीं रहे। 2047 में विकसित भारत कैसा होए, क्योंकि एक तबका दबा हुआ है तो एक तबके को उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहा है और वक्फ बिल का मुस्लिम समाज को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बिना वक्फ बिल पढ़े विरोध कर रहे हैं। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं। जब उनको विरोध करने का समय था लोकसभा में, तो लोकसभा में वो हाजिर नहीं हुए। राज्यसभा में सोनिया गांधी नहीं हुई। तो विरोध आप पान ठेले में कर रहा है, बाहर चर्चा कर रहा है, जहाँ आपका स्थान था वहाँ नहीं कर रहा है, जहाँ पर कानून बनना है। तो ये सिर्फ राजनीति करना है और राजनीति पर राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है कि वक्फ बिल संशोधन आने के बाद जो गरीब मजलूम हैं उन्हें किस तरीके की मदद मिल पा रही है? अब तक क्या देख पाए हैं आप? नहीं, पूर्व में तो आज तक एक भी कोई वक्फ बोर्ड बता दे कि एक मुसलमान को शिक्षित करने का काम किया, एक हॉस्पिटल बनाए, एक मदरसा बनाए, कुछ नहीं किया। सिर्फ वक्फ बोर्ड भूमाफिया के रूप में काम किया। तो देश के प्रधानमंत्री चाहते थे कि गरीब तबका का उद्धार कैसा होए, कैसा शिक्षित होए। तो नया वो वक्फ बिल आने के बाद जो हमारी रेवेन्यू बढ़ेंगी, रेवेन्यू बढ़ने से हम समाज के क्षेत्र में कार्य कर पाएंगे, तलाकशुदा विधवा महिलाओं को मदद कर पाएंगे, स्कॉलरशिप दे पाएंगे, अनेक योजना है नया वक्फ बिल आने के बाद। क्या इस बिल में मुस्लिम महिलाओं को भी पावर मिला है और किस तरीके का पावर मिला है? ना, जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जब हम लिंग भेद नहीं मानते हैं, तो इसमें 2 बहनों को भी शामिल किया गया है, वो भी स्वागत योग्य है, और 2 गैर मुस्लिम को स्वागत किया, वो शामिल किया, वो भी स्वागत योग्य है। क्यों? कि वक्फ एक बोर्ड है, वो धार्मिक बोर्ड नहीं है, वह प्रॉपर्टी का बोर्ड है। मस्जिद दरगाह में जो प्रबंधन कमेटी रहेंगे उसमें 100% मुस्लिम ही रहेंगे। ये बिल पास होने के बाद दिल्ली से एक टीम भी आई थी, क्या क्या जांच की उन्होंने, क्या क्या चीज़ों की जानकारी वो जुटा कर लेकर गए हैं? एक भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर की टीम यहाँ पर आई थी। टीम आने से ये हुआ कि जो हमारी वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है वहाँ पर हम हॉस्पिटल कैसे बना सकते हैं, स्कूल कैसे बना सकते हैं, और जो खाली जगह पड़ी है उसमें पर शॉपिंग मॉल या अन्य कुछ चीज़ बना के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उसका रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। जब रेवेन्यू रहेगा हमारे पास तो हम समाज को उत्थान कर पाएंगे। तो उन्होंने सर्वे किए है
और करीबन 3-4 जगह में अभी 3 महीने के अंदर हमारा काम चालू हो जाएगा। एक गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है भास्टाल में और एक बॉयज हॉस्टल बन रहा है। अधिकतर बच्चे जो पढ़ने आती है एक हॉस्टल है नहीं, तो वक्फ बोर्ड के द्वारा एक गर्ल्स हॉस्टल भास्टाल में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल में वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है? छत्तीसगढ़ में 5,732 प्रॉपर्टी है और करीबन 5,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है और आज की तारीख में हमारे पास उसका किराया 5 लाख रुपए भी नहीं आ पाता है। वर्तमान में किराया आना चाहिए साल का 200 करोड़ रुपए। जब 200 करोड़ आएगा तो समाज का उत्थान होना है। आपने छत्तीसगढ़ में जो वक्फ की ज़मीन है, छत्तीसगढ़ में जो वक्फी ज़मीन है उसकी जांच के लिए आदेश दिया है। अब तक उससे क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा इसकी जांच के बाद? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में 90 से 95% कब्जा है। अच्छा। कब्जा होने के कारण कुछ अतिक्रमण है और कुछ फर्जी रजिस्ट्री हो चुकी है। लगभग आपके हिसाब से कितने का कब्जा होगा ये पूरा, कितनी ज़मीनों का? 90% से ऊपर में कब्जा है और कुछ लोगों के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कर ली गई है। अभी प्रथम में हम 400 लोगों को नोटिस दिए है और सेकंड में 1800 लोगों को नोटिस दिया जा रहा है और हमारा मकसद ये है उनको बेदखल नहीं करना है। जो 50 साल 30-40 साल से जो किराएदार रहिए, बाकी वर्तमान जो गाइडलाइन है और किराया दर है उसके हिसाब से किराया दीजिए, आप अपना व्यवसाय करिए और वो आपकी आमदनी बढ़ाइए। क्या लगता है आपको कि इतना 90% का कब्जा कैसे हो गया? क्या मुख्य बातें पहले ध्यान देनी चाहिए थी जो नहीं दी जा रही थी जिसकी वजह से ये स्थिति हुई है? नहीं, ध्यान दिया गया था, बाकी जो समाज के प्रमुख लोग बने थे उनके द्वारा कब्जा था। जब घर का मालिक ही चोर बन जाए तो आदमी क्या कर सकता है? ये जो वक्फ की ज़मीन है किस किस काम आ सकती है, कितना लाभ उससे मिल सकता है प्रदेश को? वह प्रॉपर्टी है, कोई धर्म पर नहीं है। हमारे हिंदू भाई को भी ज़रूरत है वो प्रॉपर्टी की, तो हम उसको 33 साल के किराए में दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ाना है और वक्फ एक दान है, तो दान तो कोई धर्म के लिए नहीं होता है, दान उत्थान के लिए होता है। तो उत्थान के कार्य के लिए कोई धर्म को देने में कोई हमको आपत्ति नहीं है। इसमें हम शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं और जिसको जो ज़रूरत है वो उसके हिसाब से वो कार्य करे और वह बोर्ड को उसका रेवेन्यू दे। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है सलीम जी कि भाजपा को जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। आप खुद मुसलमान हैं, खुद मुस्लिम हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या दिमाग में सोचकर चलते हैं आप पार्टी के प्रति? भारतीय जनता पार्टी के प्रति कांग्रेस ने डर पैदा कर दिया। डर ये पैदा कर दिया गया है कि भाजपा की सरकार आ जाएंगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो आपको नमाज पढ़ने से रोक दिया जाएगा। तो डर भय पैदा कर करके वो राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी उनको एक नागरिक मानती है और कांग्रेस उनको वोट बैंक की राजनीति करती है। उदाहरण के लिए हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें एक स्वाद के लिए तेज पत्ता डाला जाता है। खाने के पहले सबसे पहले वही तेज पत्ते को बाहर निकाल के रखा जाता है। उस प्रकार कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति करती है, मुसलमानों की तरक्की नहीं करी। 60 साल में देख लीजिए मुसलमानों की क्या तरक्की हुई है। मुसलमान को पंचर बनाने वाला, ड्राइवर बनाने, कंडक्टर बनाने का काम किया। मुसलमान को कभी शिक्षित और कभी सोचने का समय नहीं दिया। और चूँकि जो प्रमुख लोग थे वो एक फतवा जारी कर देते थे, फतवा जारी के कारण मुसलमान समाज गुमराह हो जाता था। गुमराह होने के कारण थोक में कांग्रेस को वोट देता था। अब देश का मुसलमान समझ चुका है कि हाँ सच्चा हितैषी कौन है। देश में सबसे बड़ा सच्चा हितैषी रहेगा तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा। उन्होंने कोई धर्म की बात नहीं करते, गरीब की बात करते और गरीब के उत्थान की बात कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जो है वो एक अलग राजनीति करती है अपनी? कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, मुसलमान की तरक्की नहीं चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबकी तरक्की होना चाहिए। हमें वोट दे ना दे, हमको पता है कि याली गली से हमको वोट नहीं मिला, कभी हमने भेदभाव नहीं किया, नहीं मिला, उसके बाद ही हमने वहाँ पर रोड बनाए। आज नहीं कल नहीं परसों समझेंगे कि मुसलमानों का हितैषी कौन है। अब लोग समझना शुरू कर दिए हैं, इसलिए कांग्रेस से मुसलमान दूर होना चालू करे। जहाँ जहाँ उसको थर्ड फ्रंट का मौका मिला, जैसे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में चले गए, बिहार में देख लीजिए आरजेडी के साथ चले गया, दिल्ली में देख लीजिए आप पार्टी के साथ चले गया। मुसलमानों के साथ जाति कांग्रेस ने करी है और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरक्की की बात करी है। वोट दे ना दे, हम मुसलमान की तरक्की करेंगे।
लेकिन ये लोग बार बार खुद को मुसलमानों का खास हितैषी बताते हैं और इनका कहना है कि भाई हम अगर आते हैं तो हम हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई ऐसे मुस्लिम भाई भी हैं जो इसे मानते हैं, जो कांग्रेस पर भरोसा करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कुछ मौलाना हमारे उलमा उनके बहकावे में आ जाते हैं और दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ये उदाहरण के लिए नया वक्फ बिल का अध्ययन नहीं किए विरोध करना है। उसी प्रकार समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो बताते कि कांग्रेस हितैषी है। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। हमको वोट से मतलब नहीं है, तरक्की चाहना चाहिए। तो वो तुष्टीकरण, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी बोले थे कि सबसे पहला अधिकार है बैंकों में मुसलमानों का। मुसलमान काबिल आदमी होना चाहिए और योग्यता के आधार पर दीजिए। अब जातिवाद की, मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं तो मुस्लिम आरक्षण क्यों होना चाहिए? आप उनको शिक्षित करिए ना, उनको तालीम याफ्ता बनाइए। ये काम नहीं करते, सिर्फ झुंझुना देने का काम कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी झुंझुना नहीं करनी, मुसलमान को शिक्षित तरक्की का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस की अगर मैं एक बात और करूं तो सदैव उन्होंने इस तरीके की हिंदू और मुस्लिम जो है ये हमेशा ये स्थिति पैदा की है कि जो बीजेपी है वो मुसलमानों का साथ नहीं देती है, हिंदुत्व राज बनाना चाहती है, हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहती है। और हमेशा इस बात की ओर कांग्रेस ने इशारा किया है कि भाजपा सिर्फ हिंदुत्ववादी लोगों पर ही पूरी तरीके से अपनी चीज़ों पर विश्वास करती है। लेकिन बात अगर मुस्लिमों की हो तो क्यों ऐसा परसेप्शन बार बार घूम घूम कर क्लियर हो जाता है? भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र का, मेरा फिर व्यक्तिगत रहा है कि हिंदू राष्ट्र। हाँ। और हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू एक जीवन पद्धति है, सनातन धर्म है। जी बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है। आपकी पूजा पाठ अलग अलग हो सकती है, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। तो हिंदू राष्ट्र में कोई आपत्ति नहीं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपको नमाज से नहीं रोका जाएगा, आपको इबादत करने से नहीं रोका जाएगा। स्थान है और आपका सनातन धर्म है। तो सनातन देश तो नहीं बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना। तो हिंदू तो एक जीवन पद्धति है। भाई कांग्रेस डर पैदा करती कि हिंदू राष्ट्र, क्योंकि वो हिंदुओं को पता है कि मुझे कहीं जाना नहीं है और मुसलमानों को बहकाने का काम करना है। ये फूट डालो राज करो का काम है। क्योंकि अंग्रेज है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की जो वंशज है वो बची हुई है। यह वक्फ बिल जो है उसका संशोधन करने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ों पर बात की। पूरा जो वक्फ बिल पर संशोधन किया गया है, क्या दूरदर्शिता देखकर ये किया गया होगा और आने वाले समय में नई पीढ़ियों को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो संशोधन एक्ट लाया है, कितना इससे फ़ायदा हो सकता है आगे की पीढ़ी को? नया वक्फ बिल आने से पूरी पारदर्शिता आ जाएगी कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है वो डिजिटल हो जाएंगी। जिनको आवश्यकता है वो आवेदन दे दे, वो प्रॉपर्टी किराए से ले ले। ये पारदर्शिता का कानून है। और ट्रिपल तलाक में देख लीजिए, कांग्रेस के लोग ने और हमारे सामाजिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अनेक मुस्लिम संगठन ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया। देश में 42% तलाक में कमी आई है। अब वो महसूस कर रहे हैं कि 3 तलाक का कानून अच्छा था। इसी प्रकार वक्फ कानून जो है वो 6 महीने बाद स्वयं स्वीकार कर लेंगे कि हित में, क्योंकि उनको राजनीति करना है और वोट बैंक की राजनीति करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हैं आप, और लेकिन इसमें एक सवाल मैं ये लेना चाहूँगी कि कुछ ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो आप पर ही आरोप लगाते हैं कि आप भाजपा के इशारों पर काम करते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर काम कर रही है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ तो स्वाभाविक है कि मैं भाजपा के हित में कार्य करूँगा। बाकी भाजपा एक जात पात के एक विचार को लेके राष्ट्र के लिए बात करती है। तो राष्ट्र में जिसका हित करना है उसके हित की बात करेंगे। वो हित उनको अहित लगता है तो कोई बात नहीं। ये वक्फ बिल का विरोध कौन कर रहा है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? वक्फ बिल सामाजिक मुसलमान नहीं कर रहे हैं। जो समाज के ठेकेदार बने हैं, समाज के मुखिया है, जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किया गया है, उनके द्वारा विरोध है। मुसलमान, गरीब मुसलमान तो इसका विरोध कर ही नहीं रहे। उनके कंधे में बंदूक रख के चलाई जा रही है। मुसलमानों को पता चल चुका है कि नया वक्फ बिल आने से हमारी तरक्की होना है।
बाकी जो ठेकेदार बने हुए हैं और अन्य सामाजिक नेता हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उसके कारण भोले भाले मुसलमान को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और उनको कानून की अच्छाई नहीं बताई जा रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ बिल का विरोध नहीं हो रहा है, विरोध करवाया जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि इसका विरोध कराया जा रहा है। आप जितने भी आंदोलन में आ जाइए, उनसे पूछिए आप क्यों आए हैं, तो साहब हमारे मौलाना साहब लोगों ने बोले थे आ जाइए, वो उनके बहकावे में आ गए, वास्तविकता पता ही नहीं है। तो भोले भाले मुसलमानों को दिग्भ्रमित और भीड़ बढ़ाने का काम कर रहा है और वो अपनी दुकानदारी चालू कर रहा है। भाजपा अभी वक्फ बिल को लेकर के अभियान चला रही है, किस तरह का ये अभियान है और किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है इस पूरे अभियान को? भारतीय जनता पार्टी द्वारा वक्फ जन जागरण सुधार अभियान चालू किया जा रहा है। इसमें करीबन 700 प्रतिनिधि लोग भाग लेना है, जिसमें समस्त संसद, समस्त मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, महापौर, उप महापौर, सभापति, जिला पंचायत अध्यक्ष लोगों को कार्यशाला में बताया जाएंगे कि वक्फ बिल क्या है। फिर वो समस्त जिलों में जाएंगे, वहाँ पर व्याख्यानमाला होंगी और समाज के प्रमुख लोग से मिला जाएगा कि वक्फ बिल की वास्तविकता बताने के लिए। डॉक्टर सलीम जी, इसके अलावा आपने एक मांग रखी है कि सनातन बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए। सनातन बोर्ड क्यों बनाना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि साधुओं का कहना है कि हमें किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जो भी साधु संत रहे होंगे उनकी मैं राय सुना नहीं। सनातन बोर्ड इसलिए बनना चाहिए कि मठ, मंदिर और की जगह जो वक्फ बोर्ड की तरह बंदर बाट हो रही है, वो बंदर बाट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सनातन बोर्ड बनने से शहर की जो मंदिर है वहाँ पर पुजारी की तो आवक जावक चढ़ावे से हो जाती है। जो गांव की मंदिर है वहाँ के पुजारी का उतना चढ़ावा नहीं आ पाता है, उससे उसका पालन पोषण नहीं हो पाता। तो राज्य सरकार उसको सनातन बोर्ड को ग्रांट देंगी तो समस्त पुजारी को पालन पोषण भी हो जाएगा और मठ मंदिरों की जगह का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर। एक अंतिम सवाल ये भी लेना चाहूँगी मैं कि जब से ये पूरा वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है, तरह तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। कोई कहता है कि ये अच्छा है, आपके ही समुदाय से कई लोगों का ये मानना है कि ये ठीक नहीं है। आखिरकार सरकार उनकी संपत्ति को क्यों देखे, उनकी संपत्ति को क्यों अधिग्रहित करे, या फिर उन्हें इस संपत्ति से क्या लेना देना? इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे? जो वक्फ बिल पढ़ा है, अध्ययन किया, वो स्वागत कर रहा है। जो नहीं पढ़ा है वो विरोध कर रहा है। और सरकार उनकी ज़मीन को अधिग्रहित नहीं कर रही है, ये भी भ्रम फैलाया गया है। अच्छा, भ्रम इसलिए फैलाया है कि देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने बोल दिया है कि मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान की 1 इंची जगह भी नहीं ली जाएंगी। जो वक्फ बोर्ड की खाली जगह पड़ी है उसको कैसा व्यवस्थित करा जाए, उसकी कैसा आमदनी बढ़ा जाए, और जो भी आमदनी होंगी वो समाज में ही लगना है, दूसरे समाज को नहीं दिया जा रहा है। तो ये आमदनी बढ़ाने का बिल है ना, मस्जिद दरगाह में कब्जा करने का बिल थोड़ी है। बाकी दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि ना मस्जिद की 1 इंची जगह होना कम होना, ना दरगाह की होना, ना कब्रिस्तान की होना है। जो वह प्रॉपर्टी खाली पड़ी है उसका कैसा डेवलपमेंट होए और कैसी आमदनी बढ़े, उसका बिल है। तो ये थे हमारे साथ हमारे इस शो के बहुत ही ख़ास मेहमान और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सलीम राज, जिनका साफ तौर पर कहना है और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए उन्होंने एक तरीके से ये उदाहरण दिया है कि इस पूरे वक्फ बिल को पहले समझा जाए, उसे पूरी तरीके से वो पढ़ें, उसे समझें कि इस वक्फ बिल से उन्हें किस किस तरीके से लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर सपोर्ट सरकार का इसमें होता है तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उस संपत्ति का सही तरीके से उपयोग जो है वो किया जाएगा और वो उपयोग पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए अच्छी तरह से किया जाएगा। सलीम राज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर ये संपत्ति मुसलमान भाइयों की है तो अगर कोई किसी हिंदू को इसकी आवश्यकता है तो उसके लिए भी वक्फ बोर्ड जो है हमेशा सदैव उनके साथ भी खड़ा रहेगा। और इसी के साथ हम ये इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।